देखो भैया, आ रही है कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स, जिसको कहा जा रहा है कि कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होगी, मतलब जो वॉरेंस की कहानी बताएगी। लेकिन ये तो पिछली वाली के लिए भी कहा गया था, तो कोई बात नहीं, जब आ ही रही है तो मैंने सोचा कि इन लोगों की जितनी भी मूवीज इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उन सब के बारे में तुमको एक एक करके बता देता हूं। एंड देन आई रियलाइज कि टोटल 9 है। 9। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं चला इन्होंने कब मजाक मजाक में 9 पिक्चरें बना दी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो शुरू करते हैं वहां से जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, द कॉन्जरिंग 1। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो मैं तुमको बता देता हूं, मतलब इस यूनिवर्स में वो फॉलो करे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के मुंह में किसी ने कुछ फंसा दिया तो समझ लेना कि वो सामने वाले ने इसको पोजेस कर लिया है। फिर एड और लॉरेन वॉरेन में से लॉरेन जो है उसको कुछ विजन्स दिखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लिनिएज के डिसेंडेंट है जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हुआ करती थी, तो इसी वजह से उसको आई सी डेड पीपल, दैट इज व्हाट इट मीन्स। और हाँ, ये जो पूरा रिकैप है ये मैंने रिलीज ऑर्डर में किया है, ना कि क्रोनोलॉजिकल, मतलब जैसे पहली मूवी टाइमलाइन नहीं बना रहे अपन, मैं आपको रिकैप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आती है कॉन्जरिंग 1, जिसकी शुरुआत होती है एड और लॉरेन से ही, जो कि एनाबेल नाम के एक डॉल का केस सॉल्व करने के लिए आए हैं। और उस डॉल को उठा करके ये लोग लेके जाते हैं। रास्ते में कुछ थोड़ी बहुत अड़चने आती हैं, लेकिन अपने घर पहुंचा करके एक ग्लास के केस में लॉक कर देते हैं। अब ये एनाबेल डॉल उस पूरे यूनिवर्स के लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एमसीयू के लिए निक फ्यूरी, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हमारी नजर जाती है कैरोलिन और रॉजर पैटर्न पे, जो कि एक नए घर में मूव इन किए हैं क्योंकि उनको थोड़े कम दाम में मिल गया। इस घर को देखते ही कोई भी कह देगा कि इसमें अंड बंड लेवल का हरामीपन हुआ है, लेकिन हु केयर्स, घर खरीदो सस्ते में, भूत पाओ रस्ते में। तो पैटर्न्स अपने बच्चे और अपने कुत्ते के साथ घर में मूव इन करते हैं। कुत्ता उतना एंथुसियास्टिक नहीं है, ही इज लाइक मेरे को अंदर नहीं जाना, तो वो लोग उसको बाहर ही बांध देते हैं। और घर में जाने के बाद वो धीरे धीरे करके अनपैक करना शुरू करते हैं। जो बच्चे हैं वो हाइड एंड क्लैप खेलते हैं, मतलब सब लोग छुप जाएंगे, एक की आंखों पे पट्टी बांधेंगे और फिर क्लैप के थ्रू वो आवाज सुनेगा और उनको ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन यहीं पर दे स्टार्ट टू नोटिस कि घर में कुछ तो वियर्ड है। या नो शिट शर्लॉक, जैसे घर की सारी घड़ियां 3:07 पे बंद है, घर में एक सीक्रेट बेसमेंट है, कुछ कमरों से सड़ने की बू आ रही है, और कैरोलिन जो है ना उसको सीक्रेटली ब्रूजिंग हो रही है, मतलब पता नहीं चल रहा कि कैसे निशान मिल रहे हैं चोट के। हालांकि कोई मारपीट नहीं रहा, लेकिन फिर भी चोट लग रही है। और वो जो कुत्ता बाहर बांधा था ना, ही इज नॉट डेड। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी ना दे कीप इग्नोरिंग स्टफ लाइक इट्स नॉर्मल डे। शिट भाई, क्या कुत्ता ही तो मारा है, ठीक है, ब्रूजिंग ही तो हो रही है, कोई रात में सोते सोते टांग ही तो खींच रहा है, किसको पड़ी है। लेकिन फिर होता है असली कांड, क्योंकि कैरोलिन जो कि अपने बच्चों के साथ हाइड एंड क्लैप खेल रही थी, उसको फिर से क्लैपिंग की आवाज आती है। वो कहते हैं कि बच्चों मजाक मत करो, लेकिन फिर वो जैसी बेसमेंट की तरफ जाती है वहां पर एक पियानो बजने लगता है। वो बेसमेंट की सीढ़ियों पे पहुंचती है, उसके मुंह पे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। शी गेट्स लॉक्ड इन द बेसमेंट। वो नीचे पहुंचती है, वहां पर उसको कोई भी नहीं मिलता। लाइट अपने आप फूट जाती है, पूरा अंधेरा है। माचिस से जला जला करके वो ढूंढने की कोशिश कर रही है कि बाहर कैसे निकलूं, विच बाय द वे इज अ वेरी बैड आइडिया। अगर तुम एक हॉरर मूवी में हो, कभी माचिस मत, मैं तो अंधेरे में अपनी मौत कबूल कर लूंगा भाई, कम से कम दिखेगा तो नहीं कि किसने मारा है। वो बस वहां पे होते हैं कांड, वो एक कोई आता ताली बजा देता है, बुझ जाती है, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। और हाँ, इनकी एक बेटी है जो कि स्लीप वॉक कर रही है, तो वो जा जाके बार बार कबर्ड से टकराती है, तो उसकी बहन आती है, उसको लेकर जाती है, वापस लिटाती है। एंड देन उसको फिर से वही बैंगिंग की नॉइस आने लगती है कि कबर्ड अभी भी कोई पीट रहा है। तो जब जाती है उस कबर्ड के पास में, तो पीछे से उसकी बहन उठकर कहते हैं ऊपर देखो, और ऊपर बैठे बाबा जी। बहुत खतरनाक सीन था भाई, इसको देखकर मेरी क्वाइट लिटरली फट गई थी थिएटर में। तो फिर ये मिलते हैं एड और लॉरेन से और उनको बताते हैं कि देखो हमारे साथ ये कांड हुआ है। वो उनको अपने घर पे लेके जाते हैं, लॉरेन आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, और फिर उनको कहती है भाई तुमको चुड़ैल चिमड़ गई है। और फिर ये लोग रिसर्च करते हैं, दे एक्चुअली फाइंड कि इस प्रॉपर्टी का जो पुराना ओनर था उसने बथशीबा शर्मन नाम की एक बीवी से, मतलब लड़की से शादी करी थी, जो सीक्रेटली डीमन वर्शिपर थी। और वो सेटन को प्लीज करने के लिए क्या करती है कि अपने 7 दिन के बच्चे को सैक्रिफाइस करती है, और उसके बाद खुद अपने आप को जाकर के पेड़ से लटका लेती है। और उसी की आत्मा जो है वो इस प्रॉपर्टी पे जितने भी लोग आके रह रहे हैं उनके साथ यही सारे कांड करती है। मतलब पहले वाइफ को पोजेस करती है, उसके बाद उससे उसका बच्चा सैक्रिफाइस कराती है, और फिर वाइफ भी खुद अपने आप को। तो अब इस लॉजिक से देखा जाए तो वो चुड़ैल जो है वो टेक्निकली जाकर के कैरोलिन को पोजेस करनी चाहिए, जो कि वो कर भी लेती है। मैंने बताया था ना वो उल्टी वाला लॉजिक। तो अब बथशीबा जो है उसने जाकर के कैरोलिन के मुंह में उल्टी कर दिया, एंड नाउ शी इज पोजेस्ड एज फक। तो हालांकि ये लोग मोटेल में रुक जाते हैं, लेकिन कैरोलिन जो है वो अपनी बेटी को उठा के लेके जाती है अपने घर में और उसको निपटाने की कोशिश करती है। एड और लॉरेन वहां पर पहुंच जाते हैं। ऑल हेल ब्रेक्स लूज। बच्ची जो है वो बेसमेंट में छुप रही है, कैरोलिन जो है उसका एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वेटिकन ने परमिशन नहीं दी, तो वो काम एड खुद ही करने की कोशिश कर रहा है, विच इज काइंड ऑफ वर्किंग, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो जैसे ही कैरोलिन हु इज नाउ पोजेस्ड, उसको ये पता चलता है कि उसकी बेटी कहां पर छुपी है, वो बस वहीं से निकल के जाने की कोशिश करती है, दीवारों के बीच में से।
तो वहां पर लॉरेन आती है और उसकी माता की शक्ति को अपील करती है, कहती देखो तुम भी तो एक माँ हो, और बस उसी से कैरोलिन उल्टी करके बाहर बत्शीबा को निकाल देती है एंड शी इज सेव्ड। अब देखो कॉन्जरिंग खत्म हो गई तो इसके बाद कॉन्जरिंग 2 आनी चाहिए, लेकिन नहीं, जो हमने पापी गुड़िया की बात करी थी ना, वही कॉन्जरिंग यूनिवर्स का निक फ्यूरी, उसकी मूवी आती है एनाबेल। तो जॉन एंड मिया आर ए कपल, जिसमें से मिया प्रेग्नेंट है। वो लोग चर्च से वापस आते हैं, अपने पड़ोसियों से बात करते हैं जिनका नाम हिगिंस है। अब बातों बातों में हिगिंस के बेटी की बात निकलती है, तो मिया जॉन को आगे जाकर समझाती है कि देखो उनकी बेटी की बात मत किया करो, कई सालों से लापता है। जॉन कहता है लापता नहीं है, किसी कल्ट वल्ट को ज्वाइन कर लिया है। और उन्हीं बातों बातों में जॉन मिया को गुड़िया गिफ्ट करता है जो कि है एनाबेल, बिकॉज शी लव्स डॉल्स। तो ऐसी गुड़िया किसको पसंद नहीं आएगी, इसकी एक बार शक्ल तो देखो कि किसको नहीं चाहिए होगी ऐसी गुड़िया। खैर, तो गुड़िया इनके घर में आ चुकी है, लेकिन उसी रात क्या होता है कि जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके पड़ोस के घर में जो हिगिंस है वहां पर कोई घुसता है और उन दोनों को जान से मार देता है। जॉन और मिया इस बात को देखकर 911 कॉल करते हैं, लेकिन तब तक वो जो मारने वाले कपल थे वो इनके घर में आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट अटैकिंग देम। वो मिया को स्टैप करते हैं, जॉन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस आकर के इनकी जान बचा लेती है। और बस इसी प्रोसेस में वो जो लड़की थी जो उन पर अटैक कर रही थी वो अपने आप को मारती है और अपना ब्लड जो है उस डॉल पे गिरा देती है। तो मिया जो कि प्रेग्नेंट थी और अब एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, वो इस बात से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। तो वो लोग गुड़िया को एक डस्टबिन में डालते हैं और वहां से मूव आउट कर लेते हैं एक अपार्टमेंट की तरफ। लेकिन गेस व्हाट, जब वो अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो गुड़िया इज अगेन विद देम। और जब पापी गुड़िया आ चुकी है तो उसके साथ पाप भी आने ही है, जैसे बेसमेंट के अंदर डीमन का समन हो जाना। एंड हाँ, बाय द वे, इनको ये पता चलता है कि वो जो लड़की जो इनके घर में अटैक करने आई थी ना, जिसने अपने आप को काट करके एनाबेल में अपना खून डाला, उसका नाम भी एनाबेल था। उसका नाम एक्चुअली में एनाबेल हिगिंस था। मतलब ये वो हिगिंस वाला जो कपल था, उनका पड़ोसी जिनको मार दिया, उनकी भागी हुई बेटी थी जिसने कल्ट ज्वाइन कर लिया था। और उस कल्ट का नाम था डिसाइपल्स ऑफ रैम, जो किसी भी कीमत पर डीमन की वर्शिप करके उसको वापस इस दुनिया में लाना चाहते हैं। बस तो फिर घर में थोड़े बहुत कांड होते हैं, जैसे एक सीन में तो ये गुड़िया हवा में उड़ने लगती है एंड देन हमको बहुत सटल तरीके से दिखाया जाता है कि वो हवा में नहीं उड़ रही है, उसको एक डीमन ने हवा में लटका रखा है। तो मिया को ये जो सारी बातें बताने वाली लेडी थी, इसका नाम था एवेलिन। वो उससे कहती कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तब तक बहुत देर होने लगती है बिकॉज द डीमन इज क्वाइट लिटरली इन देयर होम। वो छत पे क्रॉल कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है। मिया उससे पूछती है कि तुमको क्या चाहिए, वो कहता है योर सोल। तो मिया अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। वो पापी गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ती है, खिड़की पे खड़ी होती है, बट तब तक एवेलिन आती है और कहती है बहन तू रुक जा, मेरे को मरना है, क्योंकि उसके पास में कुछ चीजें हुई थी। तो वो गुड़िया को पकड़ती है एंड शी डाइज एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। बट हाँ, ये पापी गुड़िया जो है ये कैसे शांत बैठने वाली है, तो ये एक स्टोर पे पहुंच जाती है जहां से इसको कोई और ले लेता है। लेकिन अब हम आते हैं कॉन्जरिंग 2 के ऊपर। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वॉरेंस जो है वो द एमिटिविल केस को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एमिटिविल एक काफी फेमस हॉरर स्टोरी काइंड ऑफ थिंग है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर लॉरेन जो है वो एक बार फिर से अपनी चीजों के विजन्स देखनी शुरू करती है और इस बार उसका पर्सपेक्टिव किलर के तौर पे है। लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक नन से। ये काफी डेंजरस लुकिंग है, मतलब जिन लोगों ने इसको देखा होगा उसको डरावने सपने ही आ रहे होंगे कई दिनों तक उसके। तो ये नन पहले लॉरेन पे अटैक करती है और फिर विजन के अंदर एक और विजन दिखाती है जिसमें एड जो उसका पति है उसकी मौत हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम एक नए घर की कहानी देखते हैं जहां पर पेगी और उसके 3 बच्चे मार्गरेट, जैनेट और बिली, ये तीनों मूव इन करते हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन देन ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स स्टार्ट टू गो वियर्ड। मतलब जैनेट जो है वो अपनी बड़ी बहन मार्गरेट को कहती है कि इस घर में कोई है, उसको अंधेरों में कोई दिखाई पड़ता है। लेकिन मार्गरेट उसको कहती है कि कुछ भी नहीं है, चुपचाप जाके सो जाओ। और अगले दिन हम देखते हैं कि जैनेट जो है उसको काफी तेज बुखार आ रहा है, वो स्कूल नहीं जाती। जब स्कूल नहीं जाती, घर पे बैठी है सोफे पे से अपने आप कोई चैनल चेंज कर रहा है। जब वो पलट के देखती है तो एक बूढ़े आदमी की स्पिरिट उसको नजर आती है और वो बार बार उसको कहता है गेट आउट ऑफ माई हाउस। इधर लॉरेन देखती है कि एड वही सेम पेंटिंग बना रहा है, मतलब वो नन की पेंटिंग बना रहा है जो उसको विजन में नजर आई थी। और ये देखकर वो खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो एड से कहती है कि अब हमको ये काम कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन छोड़ेंगे कैसे, क्योंकि पेगी के घर में बड़ी सारी परेशानियां हो रही हैं। बच्चों के बिस्तर अपने आप हिल रहे हैं, कुर्सी आगे से पीछे हो रही है। वो पहले अपने नेबर्स के घर में जाके छुप जाते हैं। तो नेबर्स उनको कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ। पुलिस आती है तो वो देखते हैं कि भाई ये हमारे लेवल की शिट नहीं है, तुमको कुछ ऐसे लोगों से मदद मांगनी चाहिए जो इस बात में स्पेशलाइज करे। तो कुछ न्यूज वाले आते हैं जो इनके घर की कहानियों को कवर करते हैं और उस बात से इनको थोड़ा वायरल किया जाता है कि भाई देखो इनके घर में भूत प्रेत है, अगर कोई आकर के मदद कर सकता है तो करे। इनफैक्ट वो जैनेट जो कि पोजेस हो चुकी है उसका तक इंटरव्यू लेते हैं। फिर क्रिकेट मैन वाला सीन आता है जो मैं पर्सनली फैन नहीं हूं क्योंकि थोड़ा वीएफएक्स सीजीआई से बना हुआ लग रहा था एंड आई काइंड ऑफ वाज नॉट सोल्ड हियर। तो वॉरेंस को अप्रोच किया जाता है और ये चीज समझ में आती है कि लॉरेन जो है वो ऑलरेडी वो नन के टेरर से परेशान है और इसीलिए थोड़ी सी अप्रहेंसिव भी है। लेकिन क्योंकि एड को चाहिए कि भाई परिवार की मदद करी जाए,
सो दे गो इन। अब सबसे पहले अगर इनको एग्जॉर्सिज्म वेटिकन से अप्रूव करवाना है तो उसके लिए प्रूफ चाहिए होगा कि जैनेट को सच में पोजेस किया है। तो वो कहते हैं कि बहन मुंह में पानी भर और बैठ जा। तो एड जो है इस पूरी चीज को देखता है और वो मुंह में पानी भरने के बाद भी एक बूढ़े आदमी की आवाज में बात कर रही है। और फिर बहुत सारा केओस होने के बाद दे रियलाइज कि ठीक है अब हमको इनफ एविडेंस मिल चुका है। लेकिन तब एक लेडी आती है जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर रही थी और वो कहती है कि मेरे पास इस बात का प्रूफ है। शी क्वाइट लिटरली फिल्म जैनेट थ्रोइंग स्टफ अराउंड, जिससे ये बात प्रूव हो रही थी कि जैनेट जो है वो ये बात फेक कर रही थी। और ये देखकर एड और लॉरेन जो है वहां से निकल जाते हैं। ऑल्दो दे स्टिल कुड नॉट बिलीव कि जैनेट फेक कर रही है, बट उनके पास अब प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट इस चीज का प्रूफ है कि ये फेक हुआ जा रहा है। और जब वो निकल जाते हैं तो हमको ये बात बताई जाती है कि जैनेट को ये बात फेक करने के लिए उस बूढ़े आदमी ने ही कहा था। बट देन एड हैज एन आइडिया। उसको समझ में आता है कि वो जो 2 फिल्में उन्होंने रिकॉर्ड करी है हो सकता है उसमें कुछ सीक्रेट मैसेज हो। और उसको प्ले करने के बाद इट टर्न्स आउट दैट इट इज ट्रू। वो ओल्ड मैन उनकी मदद मांग रहा था। वो ये नहीं बोल रहा था कि यहां से निकल जाओ, वो कह रहा था कि हेल्प मी, इट विल नॉट लेट मी गो। जिसका मतलब ये है कि वो बूढ़ा आदमी एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं था, वो तो बस अपने रिलेटिव से मिलने आया था अपनी मौत के बाद। बट देन उसको वहां पर मिलती है नन हु इज एक्चुअली अ डीमन। तो जैनेट को उस ओल्ड मैन ने नहीं बल्कि उस डीमन ने पोजेस किया हुआ था, हु इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। तो बस एड और लॉरेन वहां पे पहुंचते हैं। लॉरेन को लगता है कि एड को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको लगातार विजन्स आ रहे हैं कि एड मर जाएगा और वो नन ही दिखा रही थी। तो फिर वो एड को कहते हैं कि तुम मत जाओ, लेकिन वो लॉरेन को समझाता है कि देखो मेरा काम है, अगर मैं नहीं करूंगा तो अपने आपके साथ रह नहीं पाऊंगा। तो बस वो जाता है बेसमेंट में, अंधा होते होते बचता है और जैसे तैसे क्रिकेट मैन का भी सामना करके वो उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर ऑलमोस्ट जैनेट अपने आप को मारने वाली थी। तो लॉरेन को यह बात पता चल जाती है कि अगर उनको इस डीमन को कंट्रोल में करना है या फिर उसको रोकना है तो उसके नाम से होगा वो काम। मतलब अगर वो उसका नाम ले लेती है, उसको नाम लेके बुलाती है तो फिर वो डीमन चला जाएगा। एंड किसी भी डीमन की अगर कोई वीकनेस है तो वो उसको बताएगा क्यों। लेकिन यहां पर उल्टा है, क्योंकि जितने भी विजन्स लॉरेन को हुए थे ना उसमें वो लगातार उसका नाम ही बता रहा था। वो एक बार बाइबल पे से स्क्रैच करती है तो उसका नाम पता चलता है कि इसको वैलाक है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस डीमन को बैनिश करने का सोचती है। विच आई फाइंड क्वाइट वियर्ड, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई वीकनेस है तो तुम वो लोगों को बताते थोड़ी ना फिरोगे। अब सुपरमैन अपने माथे पे क्रिप्टोनाइट थोड़ी चिपका के फिरता है। तो बस लॉरेन भी उस घर में घुसती है जहां पर अब एड खिड़की से लटका हुआ है जैनेट को पकड़ के, एंड ही इज अबाउट टू डाई। तो लॉरेन जो है वो जाती है, वेलाक उसको रोकता है, उसका नाम लेती है और उसको एक बार फिर से हेल में भेज देती है और फिर सबकी जान बच जाती है। नो वन डाइज। लेकिन इसके बाद पापी गुड़िया इज बैक और इस बार हमको बताया जाएगा कि आखिरकार ये पापी गुड़िया बनी कैसे। एनाबेल क्रिएशन। तो कहानी काफी पुरानी है जब हमको सैमुअल मुलिन्स नाम का एक डॉल मेकर दिखाया जाता है। वो अपने सबसे बेस्ट क्रिएशन पे काम कर रहा है जो कि ये पापी गुड़िया ही है। और इस टाइम तक ये पोजेस नहीं है। इनके घर में इनकी बेटी का नाम एनाबेल है जो कि बहुत अच्छे से खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जब ये लोग चर्च से लौट रहे होते हैं तो एक एक्सीडेंट में एनाबेल डाइज। और अब इस बात को पूरे 12 साल बीत चुके हैं। एंड अब ये जो मुलिन्स का घर है ये एक ऑर्फनेज बन चुका है जहां पर चर्च से कुछ छोटी बच्चियां और उनके साथ में सिस्टर शार्लेट यहां पर आती है। अब इन्हीं बच्चों में जैनिस नाम की भी एक लड़की है जिसको पोलियो और वो ठीक से चल नहीं सकती। तो इसी वजह से जितनी बाकी लड़कियां हैं वो उसको थोड़ा बहुत बुली करती हैं और वो थोड़ी आउटसाइडर टाइप का भी फील करती है। लेकिन फिर भी उसको एक रूम मिल जाता है। सैमुअल उसको कहता है जो कमरा लेना है ले लो। वो एक कमरे में जाती है, उसको कहता है ये वाला नहीं, ये पूरी तरह लॉक्ड रहेगा और हमेशा बंद ही है। तो जैनिस दूसरे रूम में सेटल इन करती है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि रात में उसके कमरे के नीचे से किसी ने एक नोट स्लाइड किया। वो नोट को खोलती है तो उसमें लिखा रहता है फाइंड मी। इसी तरह के नोट्स एनाबेल जो है वो अपने पापा को स्लाइड करके दिया करती थी और वो दोनों इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे। मतलब ये उनके खेलने का तरीका था। तो जैनिस जो है वो उस नोट को लेती है और जाने लगती है उसी कमरे की तरफ जो लॉक्ड है, लेकिन अब वो समहाउ अनलॉक भी हो चुका है। और वहां पर काफी सारी डॉल्स हैं, काफी सारे खिलौने वाली चीजें। लेकिन उस कमरे के अंदर एक और दरवाजा है जो लॉक्ड है, लेकिन अब वो भी अनलॉक हो गया है। तो जैसे ही जैनिस उस गेट को खोलती है वहां पर बहुत सारे बाइबल के वर्सेस और बाइबल के पेजेस चिपके हुए हैं, लेकिन बीच सेंटर में कुर्सी पे बैठी है एनाबेल डॉल। वैसे मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसको कुर्सी पे क्यों बिठाया। जैनिस इसको देखकर डर जाती है, उसके ऊपर चादर फेंक देती है और वहां से निकलती है। लेकिन फिर वो डॉल खड़ी होकर उसके पीछे चलने लगती है। तो जैनिस जैसे तैसे उस पूरे सिनेरियो से बाहर निकलती है, बहुत भयानक तरीके से डर जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जो बुली लड़कियां है ना वो सैमुअल की वाइफ का मजाक बना रही है, बिकॉज वो परमानेंटली अपने बेड पे रहती है और जब भी उसको कोई चीज चाहिए होती है तो वो एक बेल रिंग करती है और सैमुअल उसके पास चला जाता है उसकी नीड को पूरा करने के लिए। तो ये लोग ऐसी मजाक बना रही होती है एक चादर ढक के, लेकिन तभी उसकी बीवी इनके बीच पे से निकल आती है और वो कहती है कि तुम्हारी बीवी ने हमको डराया। सैमुअल कहता है फालतू बात मत करो, मेरी बीवी ने बिस्तर कई सालों से नहीं छोड़ा है। और उसके अगले रात जैनिस एक बार फिर से उसी कमरे में जाती है जहां उसको नहीं जाना चाहिए था और इस बार उसको एनाबेल दिखती है, वो बच्ची एनाबेल दिखती है। तो जैनिस उससे पूछती है कि तुमको क्या चाहिए और वो एनाबेल एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होकर उसको कहती है योर सोल। तो जैनिस वहां से बच के भागने की कोशिश करती है, वो जैसे तैसे नीचे जाती है लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करती और अल्टीमेटली उसको कोई उठा करके ऊपर से नीचे फेंक देता है।
और अगले दिन से उसकी कंडीशन और बुरी है, क्योंकि पहले तो वो थोड़ा बहुत क्रचेस का इस्तेमाल करके चल पा रही थी, लेकिन अब वो व्हील चेयर बाउंड हो चुकी है। तो उसको सिस्टर शार्लेट जो है वो धूप में छोड़ती है कि चलो थोड़ी फ्रेश एयर ले लो व्हील चेयर पे बैठे बैठे, लेकिन फिर कोई पीछे से उसकी व्हील चेयर धकेल करके उसको टूल शेड में लेके जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एनाबेल से, जो इसके मुंह में उल्टी करते हैं। एंड लाइक आई सेड, अगर किसी के मुंह में किसी ने भी कुछ किया है तो तुम समझ जाओ कि क्या होने वाला है। और उसके अगले सीन में ही हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि जैनिस कैन नाउ प्रॉपरली वॉक। सैमुअल इस बात के लिए जैनिस को कन्फ्रंट करने आता है, लेकिन वो उसकी उंगलियां तोड़कर उसको जान से मार देती है। ये पूरी की पूरी सीन देखकर वहां की बच्चियां, सिस्टर शार्लेट, सब कोई घबरा जाता है एंड ऑल हेल ब्रेक्स लूज। तो सिस्टर शार्लेट जो है वो सैमुअल की वाइफ के पास जाती है ये पूछने के लिए आखिरकार हो क्या रहा है। तो सैमुअल की वाइफ बताती है कि एक्चुअली क्या हुआ था, जब इनकी बेटी एनाबेल की मौत हो गई थी 12 साल पहले, तो इन्होंने प्रे किया कि चाहे जो भी सुन रहा हो, कैसे भी करके हमारी बेटी हमको लौटा दो और हम तुम्हें पूरा टाइम वर्शिप करेंगे। तो इनकी बेटी अचानक ही गुड़िया में वापस आ गई एंड दे वर ऑल हैप्पी अबाउट इट, अंटिल वन डे सैमुअल की वाइफ ने देखा मिरर में से कि उस डॉल में एक्चुअली उनकी बेटी नहीं बल्कि एक डीमन है। तो बस इस बात से घबरा करके उन्होंने चर्च वर्च वालों को बुलाया और उस गुड़िया को अंदर एक कमरे में लॉक करवा के ऊपर से बाइबल के पर्चे चिपका दिए, सो दैट जो भी डीमन है वो अंदर ही लॉक्ड रहे। लेकिन अब वो वापस आ चुका है। तो जैनिस जो कि अब पोजेस्ड है वो टोटल बुली बन चुकी है। वो अपनी दोस्तों को डरा रही है, वो जो वाइफ थी उसको बीच में से आधा काट के जान से मार देती है, वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो सामने स्केयरक्रो जो है वो जिंदा होकर के बल्ब निकालने का काम कर रहा है। तो सिस्टर शार्लेट के पास अब कोई रास्ता नहीं है, वो अपनी रोजरी उठा करके जैनिस के गले में डालती है और उसको एक बार फिर से डॉल के साथ में उस कमरे में लॉक कर देती है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि सारे बच्चे बच चुके हैं, सिस्टर शार्लेट और बच्चे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इट टर्न्स आउट कि उस कमरे जिसमें जैनिस को लॉक किया था ना, वो छोटा सा कमरा, उसको तोड़ के वो भी वहां से बाहर निकल गई। अब कहां गई ये नहीं पता, लेकिन अगला सीन हमको दिखाया जाता है कि जैनिस जो है वो भी अब एक ऑर्फनेज में और अपने आप को जैनिस नहीं बल्कि एनाबेल बोलना पसंद करती है और उसको एक कपल अडॉप्ट करने आता है। उस कपल का नाम है हिगिंस। तो यू गेट द आइडिया कि फुल सर्कल आ चुके हैं हम लोग। मतलब वो हिगिंस कपल इस लड़की को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम एनाबेल है। वो ऑलरेडी उस डीमन से पोजेस्ड है और कुछ सालों के बाद भाग के कल्ट को ज्वाइन करेगी, जिसके बाद वो वापस आती है, अपने माँ बाप को मारती है और फिर से डॉल में घुस जाती है। लेकिन अब हम लोग आ चुके हैं उस नन के ऊपर जो कॉन्जरिंग 2 में देखी थी, मतलब वेलाक की कहानी, नन पार्ट 1। तो रोमानिया की एक एबी में 2 नन्स है जो कि एक अंधेरे पैसेज वे में जा रही है और दरवाजे पे लिखा हुआ है योर गॉड एंड्स हियर। वो वहां पर इसीलिए गई है क्योंकि उनको एक आर्टिफैक्ट को रिट्रीव करना है जो कि उनको खुद भी नहीं पता कि कहां पर है। तो उनमें से एक सिस्टर अंदर जाती है, वहां पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होता है ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत ही भयानक था। तो दूसरी सिस्टर भाग करके जाती है और हमको पीछे से वलाक आता हुआ दिखा रहा है, तो वो अपने आप को फांसी लगा के मार लेती है और इसकी मौत की खबर पहुंच जाती है वेटिकन तक, जो कि फादर बर्ग को यहाँ पे भेजते हैं। फादर बर्ग अकेले नहीं आते, वो सिस्टर आयरीन को साथ में लेके आते हैं। ये लोग यहाँ पहुंचकर फ्रेंची से मिलते हैं जिसने एक्चुअली उस सिस्टर की लाश को अपनी आंखों से देखा था और वो इनको उस एबी तक लेके जाता है। अब सिस्टर आयरीन जो है ना वो नॉर्मल सिस्टर नहीं है, उसको लॉरेन वॉरेन की तरह खुद भी विजन्स आते हैं एंड शी सीज डेड पीपल। तो अब रात हो चुकी है, फादर बर्ग को विजन्स आते हैं, एक बच्चा था जिसको बचा नहीं पाया, उनको वही दिखने लगता है, वो उसको फॉलो करते हुए जंगल में जाते हैं, वो बच्चा उनको डराता है एंड ही फॉल्स इनटू अ ग्रेव, मतलब एक कबर ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ही पड़ी है और वो फादर उसमें गिर के ऊपर से मिट्टी विट्टी सब डल गई, ऊपर एक घंटी लगी है कि अगर तुम जिंदा हो अंदर हो तो बजा सकते हो। तो फादर घंटी बजा जा रहा है। अब इधर सिस्टर आयरीन ये घंटी सुनती है, उसको आकर के बचा लेती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि दोनों उस एबी में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर उनको रोक लेती है एक सिस्टर जो उनको कहती है कि सिर्फ आयरीन ही उनके साथ आ सकती है। तो आयरीन अंदर जाती है एंड शी अंडरस्टैंड्स कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अंदर घुसने के बाद उसको वलाक और ज्यादा दिखना शुरू हो चुका है, मतलब हर कहीं वही है। तो बस वो भागते भगौते एक कमरे में पहुंचती है जहां पर उसको दूसरी नन्स भी एक प्रेयर में नजर आती है। तो वो वहां पर बैठ के प्रे करने लगती है। ऑल्दो ये प्रेयर उसके लिए इतनी आसान नहीं थी क्योंकि वलाक उसकी पीठ पर एक पेंटाग्राम क्राफ्ट कर देता है, बट स्टिल She does not stop। इधर फादर बर्ग जो है वो फिर से परेशान है, उनको एक बार फिर से भूत ने चेस करना शुरू कर दिया, तो फ्रेंची आकर के उनकी मदद करता है। ये दोनों समझ जाते हैं कि सिस्टर आयरीन भी सेफ नहीं होगी, तो ये लोग भी एबी में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको सिस्टर आयरीन मिलती है। लेकिन तब आयरीन को ये पता चलता है कि वो जिन सिस्टर्स के साथ में प्रे कर रही थी वो एक्चुअली में थी ही नहीं। मतलब इस एबी में जितनी भी सिस्टर्स और नन्स हमको दिखाई गई हैं, दे आर एक्चुअली ऑलरेडी डेड। और जो वो स्टार्टिंग में दिखाई थी ना वो सिस्टर जो अपने आप को हैंग कर लेती, उसका नाम सिस्टर विक्टोरिया था एंड शी डाइज बिकॉज वो अपनी बॉडी वलाक को नहीं देना चाहती थी ताकि उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिले किसी को पोजेस करने की। बट हाँ, मरते मरते वो एक चाबी छोड़ गई थी, तो ये लोग वो चाबी लेते हैं और अंदर घुसना शुरू करते हैं एंड अल्टीमेटली उनको समझ में आ जाता है कि कई सालों पहले इस एबी का जो लीडर था, मतलब जो इस एबी को कंट्रोल करता था, उसने डीमन को समन करने की कोशिश करी थी, लेकिन
लेकिन उस डीमन के समन होते ही चर्च वाले आते हैं और वो जिस होल से डीमन समन हो रहा था उसको बंद कर देते हैं ब्लड ऑफ क्राइस्ट का यूज करके। तो वो ब्लड ऑफ क्राइस्ट जो है ना, वही आर्टिफैक्ट को स्टार्टिंग में वो सिस्टर्स ढूंढने की कोशिश करी थी, मतलब इसी एबी में कहीं पर है। तो सिस्टर आयरीन जो है उनको लगातार विजन्स आते हैं एंड शी फाइंड्स कि वो आर्टिफैक्ट कहां पर रखा हुआ है। ये लोग उसको निकाल लेते हैं और फिर वही दरवाजा योर गॉड एंड्स हियर जो लिखा हुआ था ना, उसके अंदर जाते हैं क्योंकि वहीं से उस दरवाजे को बंद किया जा सकता है। अच्छा, तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि वो ब्लड ऑफ क्राइस्ट से जब दरवाजा बंद कर दिया था तो खुला कैसे? वर्ल्ड वॉर की वजह से। जब वर्ल्ड वॉर की मिसाइल्स वहां पर गिरी तो एक बार फिर से वो क्रैक पड़ गया एंड वलाक केम आउट। तो बस ये लोग उस दरवाजे से जाते हैं। सबसे पहले वलाक सिस्टर आयरीन को ही पोजेस कर लेता है, फ्रेंची आकर के उनकी जान बचाता है और आखिरी में ये लोग वलाक को जैसे तैसे ब्लड ऑफ क्राइस्ट का इस्तेमाल करके वापस भेज देते हैं। बट वी फाइंड आउट कि फ्रेंची का एक्चुअल नाम मॉरिस है और उसको वलाक ने पोजेस कर लिया है, मतलब वलाक इज स्टिल नॉट गॉन। बट या हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम लोग आते हैं एनाबेल की उस आखिरी मूवी के ऊपर विच नो वन आस्क्ड फॉर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे याद भी नहीं था मैंने पिक्चर कब देखी है। मैं बात कर रहा हूं एनाबेल कम्स होम की। इसकी स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एनाबेल को एड और लॉरेन जो है वो अपने घर पे लेके आ चुके हैं एंड बस यही पिक्चर है कि वो डॉल घर में है और बस उनके घर में जितने भी भूतिया अल्लम गल्लम पड़े ना, बस वो देख रो क्रेजी। मतलब जूडी, इनकी जो बेटी है, उसका बर्थडे है एंड नो वन लाइक्स हर एट स्कूल। उसको बुली किया जाता है ये बोलकर कि तुम्हारे मम्मी पापा तो भूत पकड़ते हैं लेकिन भूतों में कोई बिलीव नहीं करता। तो शी इज लाइक एन आउटसाइडर और उसको कोई भी वेलकम नहीं करता। तो वो सैड होकर अपने घर में आती है। एड एंड लॉरेन आर नॉट देयर, वो किसी मिशन पे गए हुए हैं। उसकी बेबी सिटर है मैरी और बस उसी के बर्थडे के चक्कर में एक लड़की और पहुंच जाती है जिसका नाम है डैनियला। जूडी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हर, लेकिन डैनियला इस घर में आई है एक एजेंडा के साथ। क्या हुआ था कि कई सालों पहले उसके पिताजी की डेथ हो गई थी एंड इट वाज काइंड ऑफ जूडीज फॉल्ट। तो वो अपने आप को ब्लेम करती है और आखिरी बार उनसे बात करना चाहती है। इसीलिए वो अकेले में वॉरेंस के उस म्यूजियम में जाती है और जा करके सारे भूतों को ओपन इनविटेशन दे देती है कि अगर यहां पर कोई भूत है तो मेरी बात सुनो। तो एनाबेल सुन लेती है। वो एनाबेल को उसके केस से बाहर निकालती है, लेकिन फिर उन बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो उस केस को लॉक करे बिना एनाबेल को छोड़ देती है। बस यहीं से कई सारी स्पिरिट समन हो जाती है। मैरी के बॉयफ्रेंड को कोई डरा रहा है, जूडी को कोई डरा रहा है एंड थोड़े बहुत स्केरी सिनेरियोस क्रिएट करने की कोशिश करें। मैं पर्सनली इस मूवी का बिल्कुल भी फैन नहीं हूं। आई वाज लाइक बस कैश ग्रैब बना दिया भाई। तो बस आखिरी में डेनियला खुद भी पोजेस हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके ये उस डॉल को अंदर डाल देते हैं और एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल। जब अगले दिन एड और लॉरेन आते हैं तो उनको बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा कांड हो गया था। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। लेकिन तब हम लोग आते हैं कॉन्जरिंग के थर्ड पार्ट विच एक्चुअली नो वन आस्क्ड फॉर। भाई मतलब ये क्यों बनाया? मैं ये धब्बा है। कॉन्जरिंग के दो पार्ट थे वो मुझे अच्छे लगे थे। दिस वाज काइंड क्यों एंटर माइकल शेफ्स, ये बंदे ने इसके बाद 2 मूवीज बने हैं, दोनों बहुत बड़ी टट्टी है। तो इसकी स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने गए हुए हैं क्योंकि एक बच्चा डेविड नाम का ऐसा लग रहा है कि वो भूतिया है। तो अब उसको एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते करते वो बिल्कुल फुल ऑन क्रेजी निकल जाता है, अपनी बॉडी ऊपर से नीचे ट्विस्ट कर ले रहा है सब कुछ। तो एड जो है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो बच्चा उसी की छाती पे कूद के कहता है तेरा हार्ट फेल कर दूंगा एंड एड को हार्ट अटैक आना भी शुरू हो जाता है। वहीं पर एक और लड़का मौजूद है, आर्नी, जो कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है, मतलब डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड है। तो डेविड उसकी छाती पे चढ़ के कूदने लगता है तो आर्नी उसको कहता है ठीक है इसको छोड़ और मेरे को पोजेस कर ले। तो डेविड ठीक हो जाता है, आर्नी पोजेस हो गया। और अब क्या होता है कि इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये सिनेरियो होते हुए सिर्फ एड ने देखा, इसीलिए किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ। तो एड को अब हार्ट अटैक हुआ, फिर उसको स्टेंट वगैरह हुआ और वो अब जब कुछ दिनों बाद जागा तो उसने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया लॉरेन को। तो लॉरेन कहते हैं अरे बाप रे, हमको तो लगा वो डीमन हम लोगों ने एक्सोरसाइज कर दिया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये लोग फटाफट उठा करके फोन घुमाते हैं आर्नी के घर पे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आर्नी ने अपने लैंडलॉर्ड को 22 बार स्टैप करके जान से मार दिया। और अब एड और लॉरेन उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं डिमोनिक पोजेशन है। तो वो ट्रायल में नॉट गिल्टी प्लीड कर देता है बोल करके कि डिमोनिक पोजेशन है। वो इस बात को प्रूव कैसे करेंगे उनको खुद भी नहीं पता। तो एड और लॉरेन अब इस हंट पे निकल चुके हैं। ये लोग इनके स्टेप्स को बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डेविड के घर पहुंचते हैं कि आखिरकार उस बच्चे को कैसे पोजेस किया। तो उनके घर के नीचे इनको एक विच टोटेम मिलता है, मतलब किसी जादूगरनी चुड़ैल टाइप की चीज ने वहां पर प्लेस किया हुआ था एड को पोजेस करने के लिए। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक विच जो है वो एक डिमोनिक टोटेम को प्लेस करती है किसी भी घर में, मतलब एक इंडिविजुअल को टारगेट करती है। अब वो इंडिविजुअल जो है वो किसी और को मारेगा, ब्लड सैक्रिफाइस होगा और फिर अपने आप को भी। तो इनको एक और सिमिलर केस मिलता है कई सालों पुराना, जहां पर 2 लड़कियां थी, उसमें से एक ने दूसरी को 22 बार स्टैप किया और फिर खुद गायब हो गई। ये ट्रैक करते करते लॉरेन को एक विजन आता है एंड शी ऑलमोस्ट डाइज
मॉरीज, और ये सारी बातें ना इनको फादर कैस्टनर बताते हैं। मतलब एक फादर कैस्टनर है जो इस पूरी चीज में स्पेशलाइज करते हैं, मतलब ये विच क्राफ्ट, सेटन वगैरह इस पूरी चीज में स्पेशलाइज करते हैं। तो वो बताते हैं ये सब कुछ ऐसा ऐसा होता है और इसको रोकने का तरीका है कि वो जो विच है उसके ऑल्टर, मतलब जहां पर वो पूजा करती है, उसको तोड़ दिया जाए। अब लॉरेन जो है वो इसी चीज को और ज्यादा ट्रैक करने की कोशिश करती है। तो एक फ्यूनरल होम पहुंचते हैं, वहां पर लॉरेन को एक और विजन आता है जिससे उसको वो विच दिख जाती है, लेकिन विच को भी लॉरेन दिख जाती है। तो बस कांड शुरू। विच ने एड को टारगेट कर लिया, उनके घर पे टोटेम भेज दिया, तो एड को विजन्स दिखने लगे हैं और वो लॉरेन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी ये लोग जैसे तैसे ट्रैक करते हुए उस विच को पहुंचते हैं एंड लॉरेन को पता चलता है कि वो विच एक्चुअली में फादर कैस्टनर की बेटी है। तो फादर लॉरेन को भेजते हैं कि देखो जाओ तुम, मैं बता देता हूँ तुम कहां जाकर के उसको रोक सकते हो, लेकिन वो विच आके अपने बाप को ही मार देती है। तो बस फिर इनकी आखिरी में फाइट होती है। मतलब एड जो है वो पोजेस्ड है, तो वो लॉरेन को ही मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर प्यार की ताकत की जीत होती है और एड जो है वो पूरे विच का वो ऑल्टर तोड़ देता है और अपने आप को भी बचा लेता है। वो विच को डीमन खुद ही आकर के ले जाता है क्योंकि उसने अपना वो ब्लड सैक्रिफाइस पूरा नहीं किया। और आर्नी जो कि पोजेस्ड था, ही इज आल्सो सेव्ड नाउ, लेकिन हाँ उसको फिर सजा भी हो जाती है। देन वी कम टू द लास्ट मूवी जो हम लोगों ने देखी थी, विच इज नन 2। तो सिस्टर आयरीन इटली की हसीन वादियों में कहीं आराम से रह रही है और उसको विजन्स अभी भी आ रहे हैं। उसको लगता है कि मॉरिस वेलाक की वाली चीज अभी भी चालू है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्केप्टिकल है चीजों को लेके, और होना भी चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रेंच बोर्डिंग स्कूल में मॉरिस काम कर रहा है और वहां की टीचर और उसकी बेटी के साथ उसने अच्छा खासा बॉन्ड भी बना लिया है। बट समथिंग इज काइंड ऑफ रॉन्ग, क्योंकि मॉरिस जो है उसको अभी भी वलाक ने पोजेस किया हुआ है और एक बच्चा जब इस बात को डिस्कवर कर लेता है तो वलाक उसको क्वाइट लिटरली जान से मार देता है। तो सिस्टर आयरीन को फिर से एक बार मिशन पे भेजा जाता है क्योंकि जहां पर मॉरिस है उसकी विसिनिटी में कई सारी सिस्टर्स की डेथ होती जा रही है और वैटिकन को लगता है कि वलाक अभी भी है और सिस्टर आयरीन को भी विजन आ ही रहे थे। तो वो अपने साथ में सिस्टर डेबरा को लेकर पहुंच जाती है। सिस्टर डेबरा जो है उसको उतना ज्यादा फेथ नहीं है और आयरीन को लगता है कि ये मिशन शायद उसके फेथ को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। अब ये लोग उस गांव में पहुंचते हैं और सबसे पहले उस बच्चे को ट्रैक करते हैं जिसने स्टार्टिंग में एक फादर को जलते हुए अपनी आंखों से देखा था। तो जब सिस्टर आयरीन उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंचती है तो बच्चा निकल जाता है, लेकिन फिर आता है वलाक जो खुद स्वयं दर्शन देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बोर्डिंग स्कूल है वहां पर वो छोटी बच्ची सोफी जो है वो उसको कुछ लड़कियां एक चैपल में बंद कर देती है। वहां पर उसके साथ कुछ डरावना होता है, हालांकि मॉरिस उसको आके बचा लेता है। मॉरिस को खुद पता होना चाहिए कि उसका वहां होना ही सबसे डरावनी चीज है। तो सोफी के इस एक्सपीरियंस को देखकर वहां की जो सबसे लीड प्रिंसिपल जो होती है ना, वो उस चैपल में पहुंच जाती है क्योंकि उसका बेटा मरा था। तो शी थॉट कि अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो शायद मेरे को अपने बेटे की आवाज सुनने को मिल जाएगी। तो बेटा दिख ही जाता है, उसको वलाक ने बनाया हुआ है और वलाक उसको जान से मार देता है। इधर दूसरी तरफ जो हमारी सिस्टर आयरीन है वो सारी चीजों की रूट तक पहुंचती है और उसको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा कांड जो वलाक कर रहा है ये है बिकॉज ऑफ बहुत पहले सेंट लूसी करके एक लेडी थी जिसको जलाने की कोशिश करी गई थी और वो आग वाग लगने के बाद भी शी वाज अनअफेक्टेड। तो इसी वजह से उसकी जो आईज हैं वो बहुत पावर को होल्ड करती हैं। तो वलाक जो है वो उसी के डिसेंडेंट्स को मारता जा रहा है, थिंकिंग कि उनके पास उसकी आंखें होंगी, लेकिन अभी तक उसको मिली नहीं है। अगर वलाक को वो आईज मिल जाती है तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो सिस्टर आयरीन फाइंड्स आउट कि वो सेंट लूसी की जो आईज हैं उनको आखिरी बार एक मोनेस्ट्री में देखा गया था कई सालों पहले, और आज के टाइम पर वो मोनेस्ट्री एक बोर्डिंग स्कूल है जहां पर मॉरिस फिलहाल है। तो बस सिस्टर आयरीन वहां पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचती है तो ऑल हेल ब्रेक्स लूज। सबसे पहले सिस्टर आयरीन जो है वो कुछ ऐसे बकरे की आंखों में से कुछ लाइट वाइट पास होता हुआ देख करके ढूंढ निकालती है, उसको विजन्स आते हैं। तो शी फाइंड्स आउट कि वो आंखें कहां पर रखी हुई हैं। वो आंखों को लेने के बाद भाई बहुत बहुत केओटिक कांड हो रहे थे और इसमें से एक भी चीज डरावनी नहीं थी। मैं सच बता रहा हूं, कहीं पे बकरा खुला छूट गया है तो उस बकरे से बच्चे डर रहे हैं। बच्चे डर रहे होंगे भाई, मेरे क्यों डर रहे थे मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। खैर तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिस्टर आयरीन उन आइज का यूज करती है, वलाक को रोकने की कोशिश करती है, बट इट डजंट वर्क बिकॉज वलाक को आइज मिल जाती हैं और वो सिस्टर आयरीन को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन न्यूज फ्लैश, सिस्टर आयरीन एक्चुअली में सेंट लूसी की ही डिसेंडेंट है। जैसे उनको पहले जला करके मारने की कोशिश करी थी एंड शी वाज अनअफेक्टेड, तो सिस्टर आयरीन को भी कुछ नहीं होता। और आखिरी में वो सिस्टर डेबरा और वो मिलकर के वो सेलर में जितनी भी वाइन होती है उसको प्योरीफाई करते हैं और ब्लड ऑफ क्राइस्ट बना करके वलाक को डुबा देते हैं एंड ही डाइज। आई होप ही डाइज। यार तो ये था पूरी की पूरी कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी का रिकैप। आई होप तुमको कनेक्शंस वगैरह समझ में आए हो, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मिलते अगले वाले में। ये वाला बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। आई होप ये वाली ना हगे बिकॉज माइकल शेव्स इज डायरेक्टिंग दिस वन एज वेल, और ये कहा गया है कि ये आखिरी होगी। वी ऑल नो दैट्स नॉट गोना हैपन। वॉरेंस के बहुत सारे केसेस है भाई, वो केस जो भी हो तुम लाइक करो। मैं मिलता हूं अगले वाले में।